आज 15 अगस्त के इस शुभ पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पेप्टेक चैनल के माध्यम से कविता आपके बीच पढ़ता हूं। मेरी जो सबसे चर्चित कविता है और ख़ासतौर से आज इस अवसर पर इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि इन शहीदों के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसके कारण हम ये उत्सव मना रहे हैं। उन शहीदों में एक बहुत बड़ा नाम आता है भगत सिंह का। भगत सिंह की फांसी 24 मार्च 1931 को मुकर्रर हुई थी, लेकिन भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी दे दी गई। जब भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी दे दी जाती है तो वो न्यायाधीश, वो जज जिसके आदेश की तौहीन खुद ब्रिटिश हुकूमत करती है, वो न्यायाधीश क्या सोचता है। कविता यहाँ से शुरू होती है, सुनना कि मौन हो गई सृष्टि, मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। अनायास जब भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी हुई, अनायास जब भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी हुई। न्याय हो गया कैद, न्याय हो गया कैद, भगत जब जीवन से आज़ाद हुआ। न्याय हो गया कैद, भगत जब जीवन से आज़ाद हुआ। न्यायपालिका चीख उठी, अंतर में घोर विषाद हुआ। सोच रहा था न्यायमूर्ति, मैं कलम नहीं हूँ उंगली हूँ। गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली हूँ। होती जो सिद्धांतहीन, वह कौम फिसड्डी होती है। नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। और सुनना अंग्रेजों का वो न्यायाधीश क्या सोचता है, जिसके आदेश की तौहीन खुद ब्रिटिश हुकूमत करती है। सुनना कि नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। और ब्रिटिश हुकूमत हार गई, ब्रिटिश हुकूमत हार गई। अब साहस का घट रीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। न्यायमूर्ति खुद कहता था, न्यायमूर्ति खुद कहता था, ये न्याय नहीं है, मिथ्या है। अरे तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं हत्या है, मैं कहता हूं हत्या है। भगत सिंह की हत्या की गई थी क्योंकि फांसी की दिन फांसी की तिथि, फांसी का समय निश्चित होता है। लेकिन एक दिन पहले जब फांसी पर भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया जाता है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, तो वो फांसी नहीं हो सकती, उन्हें मार दिया गया एक दिन पहले। खैर, जो जल्लाद भगत सिंह को फांसी का फंदा खींचने के लिए खड़ा हुआ था, वो जल्लाद तो हिंदुस्तान का बेटा है, हिंदुस्तान का एक बेटा। और जब लोगों में देशभक्ति कूट कूट पर कर भरी थी, जिस वक्त एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर कर रहे थे, वो वक्त अपने ज़हन में याद करिए और सोचिए कि हिंदुस्तान का एक बेटा हिंदुस्तान के दूसरे बेटे को फांसी देने के लिए, फांसी का रास्ता फंदा खींचने के लिए खड़ा हुआ है। उसके मन में क्या विचार आ रहे होंगे। उसका तो कर्तव्य था, वो नौकरी करता था, अपने कर्तव्य पालन के लिए उसे फांसी का फंदा खींचना उसकी मजबूरी बनी थी। लेकिन वो सोचता क्या है, उस वक्त क्या सोच रहा होगा जब वो भगत सिंह उस तख्ते पर खड़े हैं और वो फांसी का फंदा खींचने के लिए बैठा हुआ है। सुनना वो क्या सोचता है। पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। भारत माँ के जख्मों का हमदर्द खड़ा है सूली पर। कैसी कठिन परीक्षा है ये, कैसे फर्ज निभाऊं मैं। लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। व्यक्ति नहीं तू महाशक्ति है जो पौरुष को जगा रहा। घर में घुसे निकम्मों की तू कायरता को भगा रहा। तेरी मौत व्यर्थ ना होगी, अग्नि चिता की भड़केगी। अब से हर हिंदुस्तानी की सुस्त भुजा भी फड़केगी। अंग्रेजों का क्रूर फैसला तेरा यश फहराएगा। आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा। तो साहब, अंग्रेज जिसे पूछते हैं, जिसे मानते हैं, वो है ईसा मसीह। वो अपने मन में क्या सोच करके वो फांसी का फंदा खींचता है, उसके मन में क्या विचार आते हैं, सुनना कि आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा। तो तू सदियों तक अमर रहे, तू सदियों तक अमर रहे। लो निज कर्तव्य निभाता हूं, तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूं। तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूं। तो व्यक्ति नहीं तू अवतारी है, व्यक्ति नहीं तू अवतारी है। भारत माँ की कृत्या है। तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं हत्या है। इसमें एक अद्भुत बंदा आया है। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा,
अंकुर यादव हैं, पेप्टेक चैनल के बहुत अच्छे समाचार वाचक हैं, छतरपुर के हैं हमारे। उन्होंने मुझसे जब ये कविता इतनी सुनी तो उनने मुझसे एक सवाल किया कि अभिराम भैया, जो फांसी का भगत सिंह के गले में जो फांसी का फंदा जो रस्सा पड़ा हुआ है, वो रस्सा यदि भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। मैंने कहा रस्सा कैसे नहीं कसेगा, रस्सा तो निर्जीव है, उसे जल्लाद ने खींचा और वो कस जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात कही अंकुर ने कहा रस्सा, अभिराम भाई रस्सा निर्जीव नहीं है, निर्जीव को आप 24 घंटे के लिए रख दो, उसके शरीर से बदबू आने लगेगी। रस्से को आप सालों रखे रहो, रस्से के शरीर से बदबू नहीं आएगी। मैंने कहा यार बात तो सही है, यदि रस्से में प्राण हैं तो रस्से को जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, यदि तू भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते, फिर तूने क्यों कसा? साहब रस्से ने 15 दिन तक जवाब नहीं दिया। और ये 2 पंक्तियां मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूं जो माँ सरस्वती ने साक्षात आकर के मुझे सौंपी हैं, जिसे हम अमत की पंक्तियां कहते हैं। 15 दिन के बाद मैं लगभग सुबह 5:30 बजे का समय होगा, मैं अर्धनिद्रा की अवस्था में था। कोई आता है, मेरे ज़हन में 2 पंक्तियां डालता है और चला जाता है। मैं उसी वक्त उठता हूं, वो 2 पंक्तियां नोट करता हूं और सो जाता हूं। सुबह 9:30 बजे जब सो करके उठता हूं तो वो 2 पंक्तियां उस रस्से का जवाब होती हैं। वो जो माँ सरस्वती ने खुद आकर के साक्षात उपस्थित होकर के पंक्तियां दी, वो 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, यदि तू भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। सुनना रस्सा अपना जवाब देता है। दृश्य से रस्से को भगत सिंह ने रस्से को पकड़ा, होठों से चूमा और गले में डाल लिया। इस दृश्य से रस्सा जवाब देता है कि रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, यदि तू भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। अब अगली पंक्ति में रस्सा जवाब देता है, ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। उसे क्या पता था कि प्रेम के वशीभूत होकर के उसका लिपटना भगत सिंह की मौत बन जाएगा। ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। बाल सखासा कभी भगत संग खेला करता राहों में, कहीं पतंग का धागा बनकर रक्षा बनकर बाहों में। रूप बदलता रहता था मैं धागा डोरी रस्से का, हिस्सा बनकर साथ रहा हूं जीवन के हर हिस्से का। कई धागा मिलकर के एक डोरी बनती है, कई डोरी मिलकर के एक रस्सा बनता है। तो रूप बदलता रहता था मैं धागा डोरी रस्से का, हिस्सा बनकर साथ रहा हूं जीवन के हर हिस्से का। राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना, राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। तो ईश्वर मेरी शक्ति छीन ले, टुकड़ों में कट जाऊं मैं, टूट टूट कर बिखर सकूं, कई हिस्सों में बट जाऊं मैं। अरे कितना दर्द मुझे है इस पल, किसको व्यथा सुनाऊं मैं। जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं, जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं। तो भारत माँ का सच्चा बेटा तन मन से जो सत्या है, तुम कहते हो फांसी, इसको मैं कहता हूं हत्या है। कविता की अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं। भगत सिंह से मिलने के लिए जेल में सिर्फ एक महिला को परमिशन थी, और वो थी भगत सिंह का मैला साफ करने वाली, क्योंकि उस वक्त फ्लैश हुआ नहीं करती थी। तो वो महिला थी जो मैला साफ करने जाया करती थी, सिर्फ वो भगत सिंह से मिल पाती थी, बाकी किसी की छाया भी भगत सिंह से नहीं मिल सकती थी। ऐसी बैरक में, ऐसी जगह वो बंद थे। भगत सिंह की फांसी के 4 दिन पहले वो जाती है तो भगत सिंह उससे कहते हैं, भगत सिंह उनसे बेबे कहते थे। पंजाब के बेटे थे भगत सिंह, पंजाब में माँ को बेबे कहते हैं, तो माँ बोलते थे, बेबे बोलते थे। बेबे मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। वो बोलती है, तुम उच्च कुल के हो, मैं निचली जाति की हूँ, यदि तुम मेरा या मेरे हाथ से खाना खाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगत सिंह कहते हैं, बेबे माँ, एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब मिलती है जब वो मरने से पहले 2 निवाले माँ के हाथ से खा ले। वो बेबे 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे अपने घर में बैठी सोचती है कि उसका वह मुंह बोला बेटा कल सुबह फांसी पर चढ़ने वाला है। उस अभागिन को क्या पता कि उसका बेटा तो आज अभी इसी वक्त बैरक से तख्ते की ओर चल दिया है। वो क्या सोच रही है, सुनना। आपकी संवेदनाओं को 4 अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था।
माँ के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। माँ के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था, भगत सिंह के हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, बेबे अपने हाथों से खिला रही थी। वो एक दृश्य सौंपता हूं आपको कि उस पल ऐसा लगता था, उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। तो लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। लौटा दे जो लाल मेरा। इस देश की नारी का चरित्र पढ़ता हूं। इस देश की नारी, इस देश की ममता, इस देश की मां अपने देश के बेटों के लिए क्या समर्पित कर सकती है और वो क्या दे सकती है, वो बेबे क्या देना चाहती है। सुनना, इस देश की नारी का चरित्र पढ़ता हूं कि लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। और जिसे जना है, जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। तो मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। टप टप गिरते आंखों से वो आंसू पोंछ रही थी कि अनायास ही कानों में, अनायास ही कानों में, अनायास ही कानों में, अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला। अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। एक बार पुनः आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।